नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित उत्तर भारत में भारी बारिश, 25 तक ऐसा ही रहने वाला है मौसम का हाल। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड आदि में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा के पश्चिमी व केंद्रीय और उत्तरी जिलों में कई जगह भारी बारिश हुई है। बृहस्पतिवार को हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, करनाल, हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिले आदि में हल्की से लेकर मध्यम और कुछ एक स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ तीव्र बारिश दर्ज की गई है, जिससे संपूर्ण हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में मौसम सुहावना बना हुआ है। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बहुत दिनों बाद कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी बारिश दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में लगातार मानसून गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं हैं। 22 से 25 जुलाई के दौरान मैदानी राज्यों राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब आदि में बिखरी हुई हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ एक जगह पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 8 अगस्त से 2000 एसपीओ किए जाएंगे भर्ती। कैबिनेट की मीटिंग में लिया बड़ा फैसला। हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक में हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 8 अगस्त से बुलाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 2000 एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर 1 साल के लिए रखे जाएंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में की गई। मानसून सत्र की सोमवार 8 को दोपहर 2 बजे से शुरुआत होगी। बैठक के दौरान 11 एजेंडे इस बार रखे गए थे। बैठक में 2000 स्पेशल ऑफिसर पुलिस अफसर को 1 साल के लिए रखने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें एक्स आर्मी मैन, पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को लिया जाएगा। सत्र की अवधि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अलग से होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा डिबेंचर या ऋण की फ्लोटेशन के लिए 1000 करोड़ रुपए की ब्लॉक गारंटी के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हरियाणा एसएससी ने सीईटी के आयोजन से बनाई दूरी। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी की तारीख पर लगभग 12 लाख उम्मीदवारों की नजर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी के आयोजन से दूरी बना ली है। अब इसका आयोजन पूरी तरह से सरकार पर छोड़ दिया गया है। लाखों उम्मीदवारों ने वन टाइम पंजीकरण कराया है तथा वह इंतजार कर रहे हैं कि सीईटी की तारीख निर्धारित हो तथा उन्हें पता चल जाए, लेकिन अभी तक तारीख तय नहीं की गई है। आपको बता दें कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई को पूरी हो चुकी है और 15 जुलाई को फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि थी, लेकिन अभी तक सीईटी की तारीख निर्धारित नहीं की गई है। सीईटी का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए करेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सीईटी का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। सीईटी के आयोजन में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कोई भूमिका नहीं होगी। आयोग इस प्रक्रिया से स्वतंत्र है। इस परीक्षा का आयोजन सरकार करवाए। अध्यक्ष का कहना है कि जिस प्रकार शिक्षक भर्ती मामले में एस्टेट के आयोजन में आयोग का कोई रोल नहीं होता, इसी प्रकार सीईटी के लिए भी आयोग का कोई संबंध नहीं होगा। जिस प्रकार उम्मीदवार एस्टेट पास करके आवेदन करते हैं, वैसे ही उम्मीदवार सीईटी के बाद आवेदन कर सकेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने तय किए हरियाणा के 22 जिलों के उत्पाद। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जल्द ही सिरे चढ़ती नजर आएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हरियाणा के 22 जिलों के लिए उत्पाद तय कर दिए हैं। मंत्रालय की तरफ से बाकायदा इन उत्पाद वाले जिलों में ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। दूध आधारित उत्पाद वाले जिले हिसार, सिरसा, पलवल, चरखी दादरी, झज्जर, कैथल, करनाल और अंबाला होंगे। वहीं बेकरी उत्पाद वाले जिलों की बात करें तो फरीदाबाद, रोहतक, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर होंगे। साइट्रस फ्रूट वाले जिलों की बात करें तो फतेहाबाद और भिवानी तय किए गए हैं। जींद जिले को पोल्ट्री आधारित उत्पादन के रूप में विकसित किया जाएगा, तो वहीं गुरुग्राम को आंवला, नूह को टमाटर, रेवाड़ी को सरसों, नारनौल को मसाले, सोनीपत को मशरूम, पानीपत को गाजर और पंचकुला को अदरक आधारित उत्पाद के लिए चयनित किया गया है। आगामी सत्र में बदली नजर आएगी। हरियाणा विधानसभा विधायकों को मिलेंगी यह सुविधाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में ई विधानसभा की झलक देखने को मिलेगी। विधानसभा में विधायकों के सामने टैबलेट की स्क्रीन नजर आएगी। इसे अपनाने में शुरुआत में झिझक जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो इसमें पारंगत होंगे। उन्होंने कहा कि ई विधानसभा पर्यावरण के नाते से भी उपयोगी साबित होगी। यह व्यवस्था विधानसभा को पेपरलेस बनाएगी। इससे कागज की बचत होगी और पेड़ बचाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री गुरुवार को पंचकुला में हरियाणा विधानसभा द्वारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नीवा को लेकर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे।
भारी वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट, कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने यातायात एडवाइजरी जारी की। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा की सुरक्षा तथा कांवड़ यात्रा को सुचारू एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नीलकंठ और हरिद्वार से कांवड़ लेकर चल रहे श्रद्धालुओं को जिला कुरुक्षेत्र में बिना किसी बाधा के रास्ता उपलब्ध करवाने तथा यातायात को सुचारू रूप से चलाने के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यातायात एडवाइजरी में वाहन चालकों से अपील की गई है कि पटियाला पेहवा से यमुनानगर, हरिद्वार, सहारनपुर जाने वाले भारी वाहन इस्माइलाबाद, ठोल, शाहबाद, बराड़ा रोड से होते हुए जाएं। वहीं कुरुक्षेत्र से यमुनानगर, हरिद्वार, सहारनपुर जाने वाले भारी वाहन शाहबाद, बराड़ा रोड से होते हुए जाएं। मथाना से यमुनानगर, हरिद्वार, सहारनपुर जाने वाले भारी वाहन बरगट, बाबेन से होते हुए जाएं। लाडवा से यमुनानगर, हरिद्वार, सहारनपुर जाने वाले भारी वाहन पीर मोड़, लाडवा से मुस्तफाबाद रोड होते हुए जाएं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा ने लगाई छलांग, तीसरे पायदान पर पहुंचा। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों में हरियाणा शीर्ष राज्य में शामिल हो गया है। इस इंडेक्स में हरियाणा को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार लगातार सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 में जारी किए गए इंडेक्स में हरियाणा छठे स्थान पर था, लेकिन इस बार हरियाणा 3 पायदान चढ़ते हुए शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। हरियाणा में फिर सक्रिय हुआ मानसून, जींद जिले में भारी बारिश से व्यवस्था हुई चौपट, सभी शिक्षण संस्थानों को किया गया बंद। हरियाणा में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। जींद जिले में वीरवार सुबह से हो रही भारी बारिश की वजह से व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खेत खलियान लबालब पानी से भर गए हैं। शहरी इलाकों में भारी बारिश आफत बन गई है। घरों में पानी घुस गया तथा सड़कें तथा गलियां बरसाती नालों में तब्दील हो गई। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी। जिले में भारी बारिश के चलते खेत खलियान तालाबों में तब्दील हो गए। दूर दूर तक खेतों में जल ही जल दिखाई दे रहा है, जिसके चलते नरमा फसल पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि बारिश धान की फसल के लिए फायदेमंद है। कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से बाहर नहीं निकालेगी कांग्रेस, सीएम हुड्डा ने बताई ये बड़ी वजह। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई और कांग्रेस पार्टी के बीच की दूरी अब जग जाहिर हो चुकी है। पहले राज्यसभा चुनाव और अब राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग कर वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा चुके हैं। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी लाइन से हटकर फैसले लेने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिश्नोई को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगी, बल्कि उन्हें खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि हुड्डा ने इस बात के पीछे एक बड़ी वजह बताई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं उन्हें पार्टी से बाहर नहीं निकालने वाला हूं, नैतिक तौर पर ही उन्हें विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी बिश्नोई को बाहर का रास्ता दिखाती है तो वे विधायक बने रहेंगे, जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। हम चाहते हैं कि बिश्नोई कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दें और आदमपुर में उपचुनाव का बिगुल बजे। हुड्डा ने कहा कि अगर आदमपुर में उपचुनाव की नौबत आती है तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से मैदान में उतरेगी और जीत हासिल कर बिश्नोई को करारा जवाब देगी। गमगीन माहौल में शहीद डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई का अंतिम संस्कार, बरसात के कारण मिट्टी देने में विलंब। हिसार के गांव सारंगपुर निवासी एवं तावड़ो में डीएसपी रहे शहीद सुरेंद्र कुमार बिश्नोई का गुरुवार को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य व्यक्ति व ग्रामीण शामिल हुए। हालांकि बिश्नोई समाज के रीति रिवाज के अनुसार उन्हें सुबह 10 बजे मिट्टी दी जानी थी, लेकिन सुबह से हो रही बरसात के कारण इस कार्य में विलंब हुआ। परिवार ने उन्हें सैल्यूट किया और ईश्वर से प्रार्थना की। इसके बाद पार्थिव शरीर को खेतों में ले जाकर मिट्टी देकर अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने सरकार से उन्हें शौर्य चक्र देने की मांग की है। साथ ही शहीद के नाम पर स्कूल का नाम, खेल स्टेडियम या सड़क का नाम रखने की भी मांग की। सोनिया से 3 घंटे पूछताछ, 25 को फिर बुलावा। कांग्रेस अध्यक्ष ईडी से बोली, पूछे कितने सवाल हैं, 8 से 9 बजे तक रुकने को तैयार हूं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे पूछताछ की। सोनिया को फिर से पूछताछ के लिए 25 जुलाई को बुलाया गया है। सोनिया से भी लगभग वही सवाल पूछे गए जो ईडी अधिकारियों ने राहुल गांधी से पूछे थे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया से 25 से अधिक सवाल पूछे गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी दवा के लिए घर जाने को कहा। वहीं कांग्रेस ने पूछताछ को लेकर अलग ही दावा किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक ईडी ने कहा, हमारे पास कोई सवाल नहीं है, आप जा सकती हैं। मगर सोनिया जी ने कहा कि आपके जितने भी सवाल हैं पूछिए, मैं रात से 8-9 बजे तक रुकने को तैयार हूं। जयराम ने बताया कि सोनिया ने पूछताछ खत्म करने के लिए कोई निवेदन नहीं किया था। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से पूछताछ की अगुवाई महिला अफसर मोनिका शर्मा ने की। वे ईडी कार्यालय में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में इस पेशी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोनिया के वकीलों को पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी गई। पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 75 कांग्रेसी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, अजय माकन और पी चिदम्बरम भी शामिल हैं। इनके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी हिरासत में लिया गया।
मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2022 अपडेट। जापान का पासपोर्ट फिर टॉपर, भारत रैंकिंग में 4 पायदान फिसला। दुनिया में चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट पाकिस्तान का। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनरी एंड पार्टनर्स ने 2022 के लिए हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। 199 देशों में एक बार फिर जापान का पासपोर्ट टॉपर है। इन देशों के नागरिक वीजा के बिना ही 193 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। रैंकिंग में भारत की 4 पायदान फिसलकर 87वें स्थान पर जा पहुंचा है। इस साल की शुरुआत में जारी इंडेक्स में भारत 83वें पायदान पर था। भारतीय नागरिक 60 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग उत्तर कोरिया, सोमालिया और युद्ध से जूझ रही यमन से भी बदतर है। रैंकिंग में उत्तर कोरिया का पासपोर्ट 105, सोमालिया का 107 और यमन का 108वें पायदान पर है, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 109वीं है। पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ 32 देशों में ही वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान के बाद आखिरी पायदान में केवल 3 देश बचे हैं। सीरिया 110, इराक 111 और अफगानिस्तान 112वें नंबर पर है। साल में 2 बार यह रैंकिंग जारी की जाती है। पहली बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई में इंडेक्स जारी किए जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीती, देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट होंगी। मोदी और शाह ने घर जाकर दी बधाई। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। गुरुवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई काउंटिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में हरा दिया। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। केरल से मुर्मू को सबसे कम सिर्फ 1 और यूपी से सबसे ज्यादा यानी 287 वोट मिले। दूसरी तरफ सिन्हा को आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम से एक भी वोट नहीं मिले, जबकि उन्हें सबसे ज्यादा 216 वोट पश्चिम बंगाल से मिले। वोट प्रतिशत की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को 64% और यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। उनकी ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने शुभकामनाएं दी हैं। मुर्मू के गृह राज्य ओडिशा के पहाड़पुर गांव में उत्सव का माहौल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी मुर्मू को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई की मध्य रात्रि को खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। साल 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने के लिए अब कुछ ही दिन का शेष समय रह गया है। आपको 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करना है। कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और उन्हें आईटीआर भरने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इससे आपको कई फायदे होते हैं। आईटीआर फाइल करने से लोन मिलने में आसानी होती है। इसके अलावा ये वीजा के लिए भी आवश्यक है। आईटीआर आपकी इनकम का प्रूफ होता है। इसे सभी बैंक और एनबीएफसी इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं। अगर आप बैंक लोन के लिए आवेदन करते हैं तो कई बैंक कई बार आईटीआर मांगते हैं। अगर आप नियमित तौर पर आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है। इसके अलावा आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के अलावा कुछ दूसरी सेवाएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। कई देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का आईटीआर मांगते हैं। आईटीआर के जरिए वे चेक करते हैं कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। देश में मानसून का हाल, राजस्थान एमपी समेत 8 राज्यों में अगले 2 दिन तेज बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में अलर्ट जारी। देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून के दौरान जमकर बारिश हो रही है। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़ में 23 जुलाई तक अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। उधर ओडिशा, बिहार और बंगाल के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, साथ ही गरज के साथ मध्यम बारिश की भी उम्मीद है। मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी की भविष्यवाणी की है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।